मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में भारतीय संस्कृति पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ लिया था। आज हम लोग भारतीय संस्कृति में जो गद्यांश हैं उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो पहला गद्यांश है बच्चों की, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ की भूगर्भ में ना पाया जाता हो, और ना कोई ऐसा वृक्ष तथा जानवर जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो तो आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। तो इस गद्यांश में बच्चों कुछ जो हैं वो कठिन शब्द हैं, जैसे कि तप्त भूमि यानी गर्म जलती भूमि, भूगर्भ यानी कि पृथ्वी का भीतरी भाग, और आब हवा यानी कि वातावरण। इस आप लोग जब भी गद्यांश में अगर संदर्भ पूछते हैं तो आप लोग ये लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि लेखक इसमें यानी कि इस गद्यांश में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो क्या कह रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, यानी कि यहाँ पे देखने में हमारा भारत एक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। जितनी प्राकृतिक विविधताएं भारत में देखने को मिलती हैं उतनी किसी अन्य प्रांत में नहीं मिलती हैं। भारत में यदि असम की पहाड़ियों में 300 इंच तक वर्षा होती, यानी कि 300 इंच जो है बहुत हो गया बच्चों, वहाँ पे पानी बरसता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं बरसता है, जैसे कि राजस्थान के जैसलमेर में, वहाँ पर केवल 2-4 इंच ही वर्षा होती है। यहाँ एक और अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो दूसरी ओर अनावृष्टि क्षेत्र भी है, यानी कि जहाँ कभी कहीं कहीं तो बच्चों इतनी ज़्यादा बारिश होती है और कहीं कहीं तो है बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। असम की जलवायु इतनी असम की जलवायु जो है बच्चों अत्यधिक आर्द्र है, यानी कि नमी युक्त है। तो इसके विपरीत जैसलमेर की जो जलवायु है अत्यधिक गर्म है। विश्व में व्याप्त ऐसा कोई अन्न या फल नहीं है जो हमारे यहाँ पैदा नहीं होता, अर्थात जिसे यहाँ की जलवायु में या मृदा में पैदा नहीं किया जा सके, क्योंकि यहाँ विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रकार की जलवायु विद्यमान है। यानी कि हमारे यहाँ 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं और इन ऋतुओं में आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न और फलों का उत्पादन होता है, तथा मिट्टियाँ भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। कुछ मात्रा में विश्व में पाए जाने वाले सभी प्रकार के खनिज भी यहाँ पृथ्वी के तीसरी भाग से प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हर प्रकार के खनिज आपको देखने को मिलते हैं। और ये हमारे जो है हमारे देश के जो भूगर्भ है वहाँ पर आपको ये सभी प्रकार के जो खनिज है मिल जाएंगे। यहाँ के वनों में सभी प्रकार के जानवर और वृक्ष पाए जाते हैं। लेखक आगे कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को यदि विविधता में एकता के सिद्धांत को देखना है तो जलवायु और प्राकृतिक विविधता का प्रभाव किसी व्यक्ति के आपको रहन सहन से देखने को मिल जाएगा, खान पान, वेशभूषा, शारीरिक और मानसिक स्थिति पर किसी अधिक प्रबलता के साथ पड़ता है। तो उसकी जीता जागता जो प्रमाण है वो भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांत के लोगों है, क्योंकि प्रत्येक प्रांत का जो खान पान से लेकर के रहन सहन और वेशभूषा भी विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार की है। आप देखते हैं बच्चों दूसरा गद्यांश क्या है। तो भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी हैं जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की गिनती भी आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर
अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि ये एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, ये एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसमें जो बच्चों कठिन शब्द जैसे संप्रदायों यानी कि वर्गों, विभिन्नता यानी कि पृथकताओं यानी विविधता, और अपरिचित यानी कि अनजान। इसमें भी बच्चों संदर्भ आप उसी प्रकार लिखेंगे जैसे कि आपने पहले गद्यांश में पढ़ा है। और इसका जो व्याख्या है, इसमें लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश में न केवल प्राकृतिक विविधताएं हैं, यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रकृति में विभिन्नता पाई जा रही है, बल्कि यहाँ पे धार्मिक विविधता भी व्याप्त है, यानी कि विभिन्न धर्मों के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी हमारे देश में व्याप्त हैं, यानी कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले जो हम विभिन्न देशों में होते हैं, हमारे देश में भी हैं। असंख्य धर्म संप्रदाय तथा विचारधाराएं हमारी भारतीय संस्कृति को उत्कृष्ट बनाते हैं, यानी यहाँ पर जो धर्म विभिन्न प्रकार के जो धर्म संप्रदायों के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, वो हमारी संस्कृति को सबसे अलग करते हैं। उसी प्रकार अनगिनत बोलियां हमारी संस्कृति को संपन्न करती हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सर्वधर्म संभव, यानी हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र है। हमारी संस्कृति और सभ्यता की भिन्नताओं को देखकर कोई अनजान व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश ना होकर के विभिन्न देशों का समूह है। जब कोई अनजान व्यक्ति यदि हमारे भारत में आता है और इन विविधताओं को देखता है, तो अगर वो ये कह बैठे कि ये अनेक देशों का समूह है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसी प्रकार भारत जो है वो एक जाति या धर्म का ना होकर के अनेक जातियों और धर्मों का समूह है, जिसे अनेक राष्ट्रीयता में गिना जा सकता है। जब हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता को गहराई से देखते हैं, तब हमें यह ज्ञात होता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति अनेक संस्कृतियों का समावेशन करके भारतीय संस्कृति की उच्चता को और अधिक गौरवशाली बनाता है। यानी जब हम अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को गहराई से देखेंगे, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो अनेक संस्कृतियों का समावेश है, उसमें समूह है, तथा भारतीय संस्कृति को ये उच्चता प्रदान करता है। नेक्स्ट गद्यांश है बच्चों, पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं के तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी प्रकार पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार के और भिन्न भिन्न रंग के सुंदर मणियों और फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मणि या फूल दूसरों से ना तो अलग है और ना हो सकता है। केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए कुछ कठिन शब्द जैसे तह यानी कि जड़, समता यानी समानता, मोहता यानी आकर्षित करना, सुशोभित यानी कि अच्छी तरह सजाया हुआ। इसमें लेखक कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति में अनेक रूपों में विविधता व्याप्त है, यानी कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की विविधता विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृति है और विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, जाति हैं। इन विविधताओं और भिन्नताओं का आधार जाति, धर्म और भाषा आदि है। हमारे देश में अनेक भाषा बोलने वाले तथा भिन्न भिन्न जातियों एवं धर्म के लोग निवास करते हैं। ये सभी विविधताएं बाहरी दृष्टि से देखने पर प्रतीत होती हैं, यानी कि जब हम लोग बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी भिन्नताएं पाई जा रही, परंतु जब हम इनका गहन अध्ययन करते हैं, गहनता से देखते हैं, तो इन सभी में एक अद्भुत एकता और समानता विद्यमान है। जिस प्रकार से मोतियों और रंग बिरंगे फूलों को रेशमी धागा एक हार में
या माला के रूप में जोड़े रखता है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति भी अनेक धर्मों, जातियों और भाषाओं की विभिन्नताओं को समन्वित किए रखती है। यानी कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल जो हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल हैं और मोती हैं, ये यहाँ के लोगों को यहाँ पे बताया गया है। और एकता में जो इन सबको एक साथ जो पिरो के रख रहा है वो हमारी संस्कृति है। तो लेखक आगे कह रहे हैं कि इस हार की प्रत्येक मणि या फूल अन्य मणि या फूलों से बाहरी दृष्टि से भिन्न तो प्रतीत हो रही, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये अलग अलग हैं मणि, परंतु वास्तव में ये भिन्न ना होकर के अभिन्न है, यानी कि एक है। ये हार अपनी सुंदरता से ही दूसरों को प्रलोभित नहीं करते, यानी कि जो देखने को मिल रहा है हार, ये दूसरे को जो है आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के सौंदर्य से स्वयं भी सुशोभित होते हैं। अर्थात जिस प्रकार माला या हार के फूल अपनी सुंदरता से दूसरों को आकर्षित ही नहीं करता है, अभी तो दूसरों के गले में डालने के पश्चात उनको सुशोभित कर देता है। यानी खुद की सुंदरता तो है ही उसके अंदर, दूसरी चीज जिसके गले में पड़ती है उसकी सुंदरता को भी बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार जो है भारत देश की भाषाई, धार्मिक और जाति आदि विभिन्नता स्वयं के साथ साथ हमारे देश को भी शोभामान बनाती है। यही विशेषता भारत की संस्कृति में जो है विविधता में एकता के पक्ष को उजागर करती है। और इन्हीं सब को देख करके ऐसा लगता है कि भारत की संस्कृति में विविधता में भी एकता है बच्चों। नेक्स्ट गद्यांश है, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व में रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाह का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे भी हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही है, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, कठिन शब्द जैसे काव्य का अर्थ है यहाँ कविता, ऐतिहासिक का अर्थ है इतिहास से संबंध रखने वाला, अस्तित्व यानी सत्ता, जल प्रपातों यानी कि झरना, संगम स्थल यानी मिलने का स्थान, प्रकांड यानी बहुत बड़ा, प्रगाढ़ यानी गहरा, और उद्गम यानी कि निकलने का स्थान। तो अब चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो लेखक कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की समानता जो है फूलों की, पुष्पों की माला से करना कोई कवि की कल्पना ना होकर के यथार्थ है। यानी कि अगर कोई कवि जो है इसको फूलों की माला कहे हमारे भारत की संस्कृति को, तो कोई बड़ी बात नहीं है और ये उसकी कल्पना नहीं है, जबकि सच्चाई है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों तथा युगों युगों से अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। या आप आज से नहीं, हमारे ऐतिहासिक यानी कि पुराने ज़माने में भी आप देख सकते, युगों युगों से आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की जो धर्म है, जाति हैं, यहाँ पे रहे हैं। जिस प्रकार विभिन्न नदियों और जलप्रपातों का प्रभाव क्षेत्र एवं उद्गम स्थल की स्थिति जो है भिन्न भिन्न होती है, परंतु उनका जल दूर दूर से आकर समुद्र में समाकर एक रूप हो जाता है। यानी कि अलग अलग नदियों का जो उद्गम स्थल है, यानी कि जहाँ से वो निकलती हैं, ठीक है, और जिस जगह वे बहती हैं, जहाँ पे मिलती हैं, वो सब अलग अलग हैं। उसके बाद जल जो है दूर जा कर के समुद्र में मिल जाता है। उसी प्रकार जो भारत जो है वो भारत में भी विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, जातियों के लोग हैं। नदी व झरने की भांति हजारों वर्षों से आकर मिले हैं, जिससे एक विस्तृत समुद्र के समान ही गहन भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। कहने का आशय ये है बच्चों कि जिस प्रकार जो है नदी में बहने वाला जल शीतल एवं स्वच्छ होता है, उसी प्रकार देश में विद्यमान विचारधाराओं में अहिंसा व प्रेम दोनों जो हैं वो निहित होते हैं। यानी कि इन सब की वजह से जो है हमारे भारत में गए अनेक प्रकार के जो हैं विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं।
लेखक अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक नदी का जो उद्गम स्थल होता है बच्चों अलग अलग होता है। उसका प्रवाह मार्ग भी बच्चों एक दूसरे से अलग होता है तथा प्रत्येक नदी के तट की भूमि में प्रदेश की जलवायु और मिट्टी के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों की पैदावार होती है। यानी कि जब ये नदियाँ जो हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जलवायु में, अलग अलग मिट्टी में प्रवाह करती हैं तो वहाँ की जो फसल होती है, उनकी जो पैदावार भी होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। परंतु इन सभी भिन्न भिन्न नदियों का पानी जो समुद्र में एक साथ मिलकर विभिन्नता में एकता का रूप धारण करता है, जिसके पश्चात बादल के रूप में भी एक जैसा ही बरसता है। जिस प्रकार नदियों का जो जल है वो अपने उद्गम और संगम यानी मिलन पर एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार जो है विभिन्न स्थानों से आई जो संस्कृतियां हैं वो भारतीय संस्कृति में एक होकर के सुखद अनुभव करती हैं। यानी कि वो सब जो है एक हो जाती हैं, अर्थात बाहर से दिखने वाली जो विभिन्नताएं हैं वास्तव में भिन्न ना होकर के एक साम्य ही है। यानी कि ये सारी जो विभिन्नताएं हैं आपको देखने को मिल रही हैं, वास्तव में वो कैसी हैं, वो एक हैं। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।